बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक तुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 20। आई के अपने सितंबर 2012 में रिटर्न से मुताल्लिक एक सवाल पूछा जिसके दो पार्ट्स थे। पार्ट 1 में स्पेसिफिक सिचुएशंस गिवन थी 4 और पार्ट बी जो था उसमें भी एक सेपरेट सिचुएशन गिवन थी। इन सब का ताल्लुक रिटर्न से था, इस वजह से हम इसको एक साथ पार्ट ए और पार्ट बी को डील करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 8 था सितंबर 12 का। फर्स्ट पार्ट ए, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 रूल्स मेड देयर अंडर आइडेंटिफाई द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग ऑफ सेल्स टैक्स रिटर्न इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। इसमें ड्यू डेट पूछी गई है। केस 1 है, ऑन 1 अगस्त 2012 सारा रजिस्टर्ड हरसेल्फ अंडर द सेल्स टैक्स एक्ट 1990। अब ये नॉर्मल केस है, अगर अगस्त के मंथ में 1 अगस्त पे सारा रजिस्टर हुई है तो अगस्त के मंथ का रिटर्न उसको फाइल करना पड़ेगा और इसकी ड्यू डेट होगी 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो बनता है सितंबर। और इन केस ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग सारा की ड्यू डेट जो होगी वो 15 के बजाय 18 हो जाएगी। तो हम दोनों डेट्स लिखेंगे, ड्यू डेट हम लिखेंगे 15 और फिर लिखेंगे कि इन केस ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग वो 18 हो जाएगी। तो 15 सितंबर 2012 and 18th September 2012 in case of online filing. Case 2 है, फातिमा filed the return for the month of July 2012 on 10th of August 2012. She wants to revise her return to correct certain errors. अब याद रखिएगा इन सिचुएशन में हमें ड्यू डेट बतानी है रिटर्न की, वो भी। तो इस केस में फातिमा ने रिटर्न फाइल कर दिया है मगर उसमें कुछ एरर है, तो क्या करेगी? रिवाइज्ड रिटर्न फाइल किया जाएगा। ये केस है रिवाइज्ड रिटर्न का। अब रिवाइज रिटर्न में दो बातें याद कर लें। नंबर 1, विद इन 120 डेज ये रिवाइज हो सकता है। तो 10th of August 2012 से लेके विद इन 120 डेज में विद द अप्रूवल ऑफ कमिश्नर वो अपना रिटर्न रिवाइज कर सकती है। हाउएवर, सेकेंड बात, अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है अगर वो विद इन 60 डेज रिटर्न को रिवाइज करें और रिवीजन कुछ इस तरह हो कि जो डिक्लेयर टैक्स था वो बढ़ाए रिवीजन के ज़रिए और जो उसका अगर रिफ़ंड था तो उसको कम करे। अगर ये दो सिचुएशंस नहीं हैं तो फिर उसे कमिश्नर का अप्रूवल चाहिए होगा और वो भी 120 डेज़ के अंदर अंदर रिटर्न रिवाइज हो सकता है। तीसरा केस है, आमना इंजीनियरिंग लिमिटेड AEL इज रजिस्टर्ड अंडर सेल्स टैक्स एक्ट 1990. AEL wants to file annual sales tax return for the financial year ended 30th June 2012. कंपनीज के लिए एनुअल रिटर्न का भी कॉन्सेप्ट है और 30th जून के बाद सेल्स टैक्स का एनुअल रिटर्न भी जो है वो उन्होंने फाइल करना है मंथली रिटर्न्स के अलावा, और इसकी ड्यू डेट होती है 30th सितंबर 2012 जो भी उस ईयर का होगा। तो 30 सितंबर 2012 अगर 30 सितंबर 2012 इसका जवाब होगा क्योंकि 30 जून 2012 पे उनका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है। आखिरी केस है, आपदा वांट्स टू डी रजिस्टर हरसेल्फ विथ इफेक्ट फ्रॉम 30 सितंबर 2012। अब ये जब डी रजिस्ट्रेशन होती है तो उस वक्त कौन सा रिटर्न फाइल होता है? फाइनल रिटर्न की डेट हमें बतानी है। तो उसका जवाब क्या है कि फाइनल रिटर्न की ड्यू डेट वो होती है जो कमिश्नर डायरेक्ट करे, कमिश्नर फिक्स करे। ठीक है, एज डायरेक्टेड बाय कमिश्नर। ये हमारा पार्ट ए था और उसके बाद अब हम आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी में भी एक सिचुएशन है। वाइल कैरिंग आउट द सेल्स टैक्स ऑडिट ऑफ हलीमा, the officer inland revenue identified a deficiency in the amount of sales tax deposited by her. She acknowledged this deficiency but failed to deposit the balance amount. A show cause notice was issued to her for payment of balance amount. Determine Halima's liability in the above situation. पहले आपने इस सिचुएशन में क्या करना है? उसकी लाइबिलिटी डिटरमिन करनी है। Also explain whether if it would have been to her advantage if she had paid the amount before issuance of show cause. बेसिकली रिटर्न के अंदर ही एक सिचुएशन गिवन है कि जब आप रिटर्न रिवाइज करते हो तो वेरियस स्टेजेस पे आपकी पेनल्टी जो है वो उससे मुतालिक बात की गई है और यहाँ पे भी उसी से लिंक एक सवाल बनाया गया है। इस सवाल में पहली चीज़ हमने क्या बतानी है? हलीमा की लाइबिलिटी ये है कि शो कॉज इशू हो चुका है, तो शो कॉज के बाद अब
ऑर्डर पास होगा एंड इन दैट केस उसे नंबर 1 जो अमाउंट उसने डिपॉजिट नहीं किया वो पूरा पे करना पड़ेगा, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना पड़ेगा, और इम्पॉर्टेंट बात कि जब शो कॉज नोटिस इशू हो जाए तो 100% लाइबिलिटी पे करनी पड़ती है। कौन सी? और वो है पेनल्टी की। यानी शो कॉज इशू होने के बाद आफ्टर द इशुएंस ऑफ शो कॉज सेल्स टैक्स में पेनल्टी की माफ़ी नहीं है। ये बात नोट कीजिएगा कि सेल्स टैक्स और इनकम टैक्स में यहाँ डिफरेंस है। और जो दूसरी बात कही गई इसकी ये तो थी लाइबिलिटी कि इसे प्रिंसिपल अमाउंट, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। और दूसरा क्या है कि अगर वो शो कॉज इशू होने से पहले अगर रिटर्न रिवाइज कर वो जो बात मान लेती, जो बात तो मानी हुई थी, पेमेंट कर देती, तो उसमें क्या एडवांटेज होता? उस केस में उसका एडवांटेज ये होता कि बिफोर इशुएंस ऑफ शो कॉज अगर कोई अपना रिटर्न रिवाइज करके और जो टैक्स शॉर्ट पेड था उसके साथ डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे कर दे, तो फिर उस केस में 25% ऑफ द एप्लीकेबल पेनल्टी पे करनी पड़ती है। तो इस केस में चूँकि वो रिवाइज उसने रिटर्न नहीं किया और बात नहीं मानी, शो कॉज इशू हो चुका है, तो उसकी लाइबिलिटी क्या होगी? प्रिंसिपल अमाउंट, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और 100% टैक्स अमाउंट, पेनल्टी अमाउंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 21। रिटर्न से मुतल्लिक आईकेप ने सितंबर 13 में एक 3 नंबर का सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 8 में पैरा बी, जिसमें सवाल ये है, डिस्कस द रूल्स रिलेटिंग टू फाइलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न अंडर द सेल्स टैक्स रूल्स 2006। इसका जो जवाब अभी मैं बता रहा हूँ वो अपडेटेड लॉ के हिसाब से। सबसे पहला रूल ये है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जिसे अंडर सेक्शन 26 जो रिटर्न का मेन सेक्शन है, अगर कहा गया है कि यू आर लायबल टू फाइल रिटर्न, तो वो इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करेगा। पहला पॉइंट ये है कि ऑल रजिस्टर्ड पर्सन्स इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करेंगे। सेकंड पॉइंट ये है कि रिटर्न फाइल करते हुए उसके वेरियस पार्ट्स होते हैं। सेल्स की डिटेल्स कहलाती हैं एनेक्स्चर सी। ठीक है, सेल्स की डिटेल्स कहलाती हैं एनेक्स्चर सी। तो रजिस्टर्ड पर्सन को 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ से पहले 10th तक एनेक्स्चर सी का डेटा फिल इन करना है। पॉइंट नंबर 2, एनेक्स्चर सी 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक उसे फिल इन करनी है। पॉइंट नंबर 3, बाकी रिटर्न का हिस्सा यानी बाकी डिटेल्स और कंप्लीट फाइलिंग उसने करनी है 18th ऑफ द नेक्स्ट मंथ तक। क्योंकि पॉइंट हमें पता है कि जो रिटर्न जिसकी ड्यू डेट 15th होती है उसको 3 डेज़ एक्सटेंशन देके 18th कर दी गई है। तो अभी हमने कहा कि अगर सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर प्रैक्टिकली सबकी ड्यू डेट हो गई 18th, और जो भी टैक्स बनता होगा वो नेशनल बैंक में जमा करना पड़ेगा बिफोर 15th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं तारिक चुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 22। रिवीजन ऑफ रिटर्न या रिवाइज रिटर्न से मुतल्लिक आईकेप ने 2 दफ़ा सवाल पूछा है, एक दफ़ा मार्च 14 और एक दफ़ा सितंबर 17 में। दोनों दफ़ा सवाल मोर और लेस सेम लैंग्वेज में है। जब मार्च 14 में आया तो 3 मार्क्स का और 17 में आया तो 2 मार्क्स का। फर्स्ट मार्च 14, क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट बी, अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990 डिस्कस द conditions under which a registered person may file a revised return. September 17, question number 7 part C, Zubair has recently been registered under sales tax act 1990. You are required to advise him on the following matters. C, para C, conditions required to be fulfilled for filing a revised return. अब रिवाइज रिटर्न पे दोनों दफ़ा जो सवाल बना है इसके अंदर हमने क्या रखना है, इसे क्या लिखना है? सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि रजिस्टर्ड पर्सन अपना रिटर्न रिवाइज कब करता है या कब कर सकता है, और वो उस वक्त कर सकता है जब उस पर्सन को अपने रिटर्न में, फाइल किए हुए रिटर्न में, ओमिशन या रॉन्ग स्टेटमेंट नज़र आ जाए।
ओमिशन और रॉन्ग स्टेटमेंट की सूरत में वो अपना रिटर्न रिवाइज़ कर सकता है। रिटर्न रिवाइज़ करने के लिए उस पर कुछ टाइम की लिमिटेशंस भी हैं। सबसे पहले तो रिटर्न फाइल करने के बाद 120 दिन के अंदर उसे रिटर्न रिवाइज़ करना है, और वो भी कमिश्नर के अप्रूवल के बाद। हाँ, अलबत्ता कमिश्नर का अप्रूवल रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो रिटर्न को फर्स्ट 60 डेज़ में, यानी फ़ाइल होने के बाद 60 डेज़ में कुछ इस तरह फ़ाइल करे कि रिवीजन में उसने टैक्स अपना बढ़ाया और डिक्लेयर किया गया रिफ़ंड कम किया, बाकी से हालात में अगर उसकी सिचुएशन ऐसी है कि उसका टैक्स कम हो रहा है और उसका रिफ़ंड बढ़ रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में उसे कमिश्नर से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूं तारिक चुनियो और ये है वॉइस नोट नंबर 23। आके अपने सितंबर 2019 में स्पेसिफिकली 4 रिटर्न्स बता के उनसे मुतालिक एक सवाल बनाया है, और उसके मार्क्स का वेटेज था 4। क्वेश्चन नंबर 6 और पैरा नंबर सी, who is required to file following sales tax returns, also mention the due date of filing of these returns। दो चीज़ें पूछी हैं, who और ड्यू डेट। 4 रिटर्न्स कौन से बताए गए हैं? नंबर 1 मंथली रिटर्न, नंबर 2 स्पेशल रिटर्न, 3 फाइनल और नंबर 4 एनुअल रिटर्न। फर्स्ट मंथली रिटर्न, who is liable to file monthly return? Every registered person is liable to file monthly return। और इसकी ड्यू डेट क्या होती है? नेक्स्ट मंथ की 15, एंड इन केस ऑफ ऑनलाइन फाइलिंग नेक्स्ट मंथ की 18। सेकंड है स्पेशल रिटर्न। स्पेशल रिटर्न कौन, हु इज़ लायबल टू फाइल स्पेशल रिटर्न, और इसकी ड्यू डेट क्या है? तो इसका जवाब ये है कि अ पर्सन हु इज़ रिक्वायर्ड बाय बोर्ड और कमिश्नर। बोर्ड और कमिश्नर, बोर्ड की पावर क्या है? बोर्ड का मतलब यहाँ पे हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस है बिहार का, इस्लामाबाद। बोर्ड सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से ये स्पेशल रिटर्न फाइल करवा सकता है, और इसकी ड्यू डेट बोर्ड नोटिफिकेशन में बताएगा। बोर्ड सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन से ये रिटर्न फाइल करवा सकता है और ड्यू डेट नोटिफिकेशन में बताया जाएगा, जबकि कमिश्नर किसी रजिस्टर्ड एज वेल एज अनरजिस्टर्ड पर्सन से स्पेशल रिटर्न फाइल करवा सकता है, और उसकी ड्यू डेट कमिश्नर उस नोटिस में बताएगा जिसके थ्रू वो रिक्वायर कर रहे हैं। फाइनल रिटर्न नंबर 3 है। फाइनल रिटर्न फाइल करते हैं कौन? हु इज़ लायबल टू फाइल फाइनल रिटर्न? अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर डी रजिस्ट्रेशन। अ पर्सन हु अप्लाइज फॉर डी रजिस्ट्रेशन वो फाइनल रिटर्न फाइल करता है, और इसकी ड्यू डेट कमिश्नर फिक्स करता है, कमिश्नर के नोटिस में होती है। एनुअल रिटर्न सिर्फ कंपनीज फाइल करती हैं, पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज, और इसकी ड्यू डेट क्या होती है? चूँकि ये एनुअल है और फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से 30 सितंबर, तो जुलाई टू जून के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर होता है, और ड्यू डेट बनती है 30 सितंबर।